हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 2 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने लर्निंग थ्योरीज दो पढ़नी है, एक है पैवलोव की और एक है स्किनर की। तो इसका इंडेक्स देख लेते हैं। पैवलोव की थ्योरी है पर्सनालिटी की। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, ये लर्निंग थ्योरी जो है ये पर्सनालिटी को ही डिस्क्राइब करने के लिए है, तो ये लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है। क्लासिकल कंडीशनिंग इनका इस थ्योरी का नाम है, जिसमें एक्विजिशन, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटेंशन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी के बारे में बात करेंगे। यही सेम थ्योरी हमने काफ़ी डिटेल में चिकरेली वाली बुक से भी डिस्कस की हुई है, जो आप मेरी दूसरी वीडियो में भी देख सकते हो। उसमें भी हमने ये दोनों थ्योरीज काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी हैं, बट मैं यहाँ पे एक बार फिर डिस्कस करूँगी। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। फिर स्किनर की थ्योरी जो आएगी उसको बोलेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसमें शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है, रिवर्सिव स्टिमुलाई है, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट है, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन और शेपिंग बोलते हैं जिसको। सुपरस्टिशियस बिहेवियर क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है और उसकी वैल्यूएशन। तो ये हम पूरा कवर करने वाले हैं और ये वीडियो मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगी। पहले पार्ट में हम पैवलोव का पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में स्किनर का। ओके, सो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी क्या प्रेजेंट करती है? मॉडल ऑफ पर्सनालिटी दैट एम्फसाइजेस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर मतलब जिस बिहेवियर को आप सामने से देख सकते हो, ये उस बिहेवियर की बात कर रही है, ना कि कोई ऐसा बिहेवियर जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है या फिर जो आप देख नहीं सकता कोई और। उस टाइप का कोई बिहेवियर, उस टाइप की पर्सनालिटी के बारे में बात नहीं हो रही है, जैसे कि हमने एक साइकोडायनेमिक में बात की थी। ये जो पर्सनालिटी है ये ऑब्जर्वेबल है, ये सबको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे दो चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक स्टिमुलाई का और एक रिस्पॉन्स का। एक स्टिमुलाई मतलब कि जिसको देख के आप रिस्पॉन्ड करते हो। इन दोनों चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है इन दोनों ही थ्योरीज में लर्निंग की। यहाँ पे पर्सनालिटी को इन्होंने बोला है कि पर्सनालिटी क्या है? कलेक्शन ऑफ लर्न्ड बिहेवियर पैटर्न है। जैसे हमने पर्सनालिटी का ट्रेड्स के बारे में पढ़ा था कि ट्रेड्स से पर्सनालिटी बनती है, और ट्रेड्स को बोला था कि वो बिहेवियर के पैटर्न है। यहाँ पे भी इन्होंने पर्सनालिटी को कलेक्शन ऑफ लर्न बिहेवियर पैटर्न ही बोला है, लेकिन ट्रेड्स के थ्रू नहीं है, ये डायरेक्ट लर्निंग के थ्रू है और ये लर्न बिहेवियर है। तो यहाँ पे क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग, कंडीशनिंग वर्ड जहाँ पे भी आए आप सोचो कि ये लर्निंग की बात कर रहे हैं। कंडीशनिंग मतलब लर्निंग है यहाँ पे, तो लर्निंग को इन्होंने कंडीशनिंग से सब्सटीट्यूट कर दिया है। और अब आगे देख लेते हैं थ्योरी क्या चीज़ है। इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने लर्निंग कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है और लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे, उसकी प्रोसेस पढ़ेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, तो किस तरीके से हम उसको मेंटेन करके रख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो थ्योरी पहले देख लेते हैं। पैवलोव का नाम आपने सुना होगा। पैवलोव ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअली में पैवलोव जो थे वो फिजियोलॉजी के वो थे, स्पेशलिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे। तो वो डाइजेशन के ऊपर जो है अपना जो कुछ ना कुछ रिसर्च करते थे। तो उसी रिसर्च के अंदर ही इन्होंने इस चीज़ के बारे में भी एक लर्निंग जो है उनको पता चली थी कि किस तरीके से लर्निंग कंडीशनिंग हम कर सकते हैं किसी के बिहेवियर में। तो ये डाइजेशन के बारे में ही पढ़ते थे तब जब इनकी ये थ्योरी बनी थी। और पैवलोव एक बिहेवियरिस्ट थे। बिहेवियरिस्ट मतलब ये वो वाले बिहेवियरिस्ट उस तरह के रिसर्चर्स होते हैं जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, कि जिस बिहेवियर को आप देख सकें। So this means that his theories are focused on observable behavior, जिसको आप मेजर कर सकते हो। और ये उन बातों पे विश्वास नहीं करते थे कि जो हमारे इनर फोर्सेस होते हैं, इनर डिज़ायर्स होते हैं, जिनको हम कभी देख नहीं सकते, उनकी वजह से हमारी पर्सनालिटी होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं था इनका। ये बोलते थे कि बिहेवियर एक पर्सनालिटी जो है वो एक बिहेवियर की वजह से होती है और बिहेवियर ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ओके, तो जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ पे इन्होंने रिफ्लेक्सेस के ऊपर बात की है कि कुछ ऐसे हमारे अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो ऑटोमेटिक होती है। हमारा जो बिहेवियर ऑटोमेटिकली होता है, जैसे आंखें झपकना,
ब्लिंकिंग ऑफ आईज ऑटोमेटिक होता है। जब एक बेबी होता है छोटा सा और सकिंग करता है, सकिंग फॉर अ बेबी वो ऑटोमेटिक होता है, उसको सीखना नहीं पड़ता है या किसी को सिखाना नहीं पड़ता है कि उसको सक करके पीना है। तो कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जिनको ये बोलते हैं ऑटोमेटिक बिहेवियर, जो मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसको उन्होंने बोला है कंडीशनिंग। जब हम किसी के रिफ्लेक्सेस को मैनिपुलेट कर सकें उसको कंडीशनिंग बोलते हैं। तो उन्होंने अपनी लर्निंग थ्योरी में वही चीज़ प्रूव करके दिखाई है कि हम कैसे किसी के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस को, जिनको ये बोलते हैं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, इसी रिस्पॉन्स को अगर हम ले लें तो इनकी टर्म में बोला जाएगा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि जो ऑटोमेटिक है, जिसको किसी ने सिखाया नहीं है, वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली है। सो ये UCS अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होते हैं, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं। जो अब जैसे इनके एक्सपेरिमेंट में एक डॉग था, वो खाने को देख के उसके मुंह में सलाइवा आता था, क्योंकि ये डाइजेशन के ऊपर पढ़ रहे थे। तो इन्होंने ये चीज़ देखी थी कि जब भी वो खाने को देखता था फूड को, तो उसके मुंह में सलाइवा आता था। तो ये तो रिफ्लेक्स है ना, हर किसी के मुंह में खाने को देख के अगर सलाइवा आ रहा है तो वो सीखी हुई चीज़ नहीं है, वो हमारे अंदर पहले से रिफ्लेक्स है। तो वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। सॉरी मैंने यहाँ पे एस लिख दिया, ये एक्चुअली में आर आएगा। रिस्पॉन्स मतलब आर मतलब रिस्पॉन्स। तो ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। खाने को देख के मुंह में सलाइवा आना मीन्स अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, इसको सिखाना नहीं पड़ रहा, ये ऑटोमेटिक है। तो इसी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स को इन्होंने कंडीशनल रिस्पॉन्स में चेंज करके दिखाया था। कंडीशनल रिस्पॉन्स मतलब जो चीज़ लर्न करी जा सके, कंडीशनिंग करी जा सके इसकी। तो इनकी थ्योरी में इन्होंने क्या करा था, अपने अनकंडीशनल रिस्पॉन्स को हम कैसे कंडीशनल बना सकते हैं, लर्न रिस्पॉन्स बना सकते हैं। तो इनकी एक्सपेरिमेंट में बता देती हूँ उन्होंने क्या करा था। क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं इनके एक्सपेरिमेंट को। एक डॉग था इनके पास जिसके मुंह में इन्होंने एक रबर ट्यूब लगाई हुई थी, और उस रबर ट्यूब से वो जो थी वो इनके डॉग के सलाइवरी ग्लैंड तक जा रही थी। उस ट्यूब से ये उसका सलाइवा कलेक्ट करते थे, मतलब उससे जब भी डॉग के मुंह में सलाइवा आता था इनको पता चल जाता था कि वो उसके मुंह में सलाइवा आया है, क्योंकि उस ट्यूब से वो सलाइवा एक जगह पे आके कलेक्ट होता था। वो ये पता करने के लिए लगाई हुई थी कि उस ट्यूब से कैसे वो होता है, सलाइवा आता है। अब वो डॉग के मुंह में एक ट्यूब लगी हुई थी, और जब भी वो उस डॉग को एक फूड दिखाते थे या फिर एक स्टिमुलस दिखाते थे, स्टिमुलस मतलब फूड हो गया, स्टिमुलस मतलब जिसको देख के वो रिस्पॉन्स कर रहा है। फूड इन्होंने क्या लिया था, मीट पाउडर लिया था, मीट पाउडर। डॉग के लिए एक स्पेसिफिक फूड इन्होंने लिया था, मीट पाउडर। तो जब भी वो डॉग मीट पाउडर को देखता था उसके मुंह में सलाइवा आता था। सो अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि जो फूड देख के उसके मुंह में सलाइवा आता है, अगर मैं फूड के साथ साथ बेल भी बजाऊँ, अगर मैं बेल बजाता हूँ एक और उसके बाद उसको फूड देता हूँ, तो क्या तब भी उसके मुंह में सलाइवा आएगा खाली बेल की आवाज़ सुन के? तो इन्होंने क्या किया था कि पहले जैसे उसको फूड दिया, उसके मुंह में सलाइवा आया, उसको फूड दिया, उसके मुंह में ऐसे बहुत बार किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, पहले बेल बजाई, फिर फूड दिया, तो फूड को देख के उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसा किया, बेल बजाई, उसके बाद फूड दिया, फिर डॉग के मुंह में सलाइवा आया। जब ऐसा बहुत बार हुआ कि बेल के बाद फूड आता था, तो डॉग को ये लर्निंग हो गई कि जब भी बेल बजेगी तो खाना आएगा, तो उसके मुंह में सलाइवा आता था। तो धीरे धीरे क्या हो गया, फूड आने से पहले ही, बेल के बजते ही डॉग के मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया। मतलब अभी फूड आया ही नहीं था, खाली बेल बजी तो डॉग के मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया। तो मतलब जो रिस्पॉन्स फूड को देख के आता था, अब वो रिस्पॉन्स बेल की आवाज़ सुन के आने लग गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैनिपुलेशन हो गई ना उसके रिस्पॉन्स की। जो उसका रिस्पॉन्स था, जो फूड को देख के आता था, जिसको हम बोलते थे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अब वो बेल की आवाज़ सुन के रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वो तो कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, वो तो लर्निंग हो गई ना। इसका मतलब उसने लर्न कर लिया कि बेल की आवाज़ से भी खाना मिलता है, तो उसने बेल की आवाज़ से ही उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ, उसका जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था किस में चेंज हो गया, कंडीशनल रिस्पॉन्स में चेंज हो गया। ये हुआ।
तो यही चीज़ उन्होंने करके दिखाई थी कि कैसे हम अगर एक स्टिमुलस के साथ दूसरे स्टिमुलस को जोड़ दें, जैसे फूड के साथ बेल जोड़ दी, तो हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स को उसके साथ जोड़ के कंडीशनल रिस्पॉन्स बना सकते हैं। तो पहले जब इन्होंने बेल ली तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, वो बेल की आवाज़ सुन के कोई फ़र्क नहीं पड़ता था डॉग को, तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, उसके लिए बेल का कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ, जब बेल के साथ खाना भी आने लग गया तो वो क्या हो गया, एक कंडीशन स्टिमुलस हो गया। ठीक है, तो जैसे सपोज पहले यहाँ पे दिखाया हुआ है कि पहले बेल बजती थी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, लेकिन खाना आता था तो सलाइवा आता था। धीरे धीरे बेल के साथ साथ जब खाना आना शुरू हुआ तो बेल की आवाज़ पे ही सलाइवा आना शुरू हो गया। ऐसा हमारे साथ जब कैसे होता है, जैसे आप स्कूल में देखते हो ना कि जब वो लंच वाली बेल बजती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि अब खाना खाने का टाइम मिल जाएगा। तो वो जो बेल बजती है लंच टाइम में, वो भी एक तरीके से कंडीशनिंग है। हमें पता है कि अब बेल बजेगी तो लंच होगा, 4th पीरियड के बाद या 5th पीरियड के बाद बेल बजेगी तो लंच होगा, तो वो भी हमें कंडीशनिंग करवाई हुई है। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि अब लंच की बेल बजने वाली है और लंच होने वाला है, तो आपको एक सडन एक भूख लगना शुरू हो जाती है, फीलिंग आना शुरू, खाना खाएंगे। तो वो ऐसे ही सेम कंडीशनिंग यहाँ पे भी होती है। So after making these initial preparation, neutral stimulus example bell was presented for a brief period of time, followed by a second stimulus known to elicit salivation response called unconditional stimulus. तो बेल न्यूट्रल स्टिमुलस था और मीट पाउडर अनकंडीशन स्टिमुलस था। अनकंडीशन मतलब जिसके लिए लर्न नहीं कराना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली उसको देख के रिस्पॉन्स आ ही जाता है। तो न्यूट्रल स्टिमुलस था बेल और अनकंडीशनल स्टिमुलस था मीट पाउडर। तो जब दोनों को एक साथ देना शुरू किया तो काफ़ी सारी बार ऐसा हुआ कि पहले बेल बजी फिर फूड दिया, फिर बेल बजी फिर फूड दिया। तो जब ये दोनों चीज़ों की आपस में पेयरिंग हो गई कि बेल बजेगी तो फूड आएगा, तो फिर क्या हुआ, बेल बजते ही उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया, जो बन गया अपना कंडीशन रिस्पॉन्स। तो जैसे ही बेल की आवाज़ सुन के रिस्पॉन्स आ गया सलाइवा, तो बेल क्या बन गई, कंडीशन स्टिमुलस बन गई। मतलब वो ऐसा स्टिमुलस बन गई जिसको देख के कंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसकी जो एक इक्वेशन बनती है वो इस टाइप से बनती है, मैं आपको यहाँ लिख के थोड़ा सा समझा देती हूँ। पहले अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस फूड था। अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन मतलब जिसको लर्न नहीं करना पड़ता, जो पहले से ही उसको पता है डॉग को कि मुझे इसको देख के उसके मुंह में सलाइवा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो फूड क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस था। फूड को देख के उसके मुंह में सलाइवा आता था डॉग के मुंह में, तो वो था अनकंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। ओके, और ये हो गया सलाइवा। तो थोड़ा सा राइटिंग इसमें ऐसे ही आएगी तो आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना। तो ये हो गया अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड, और उसको देख के मुंह में सलाइवा आ रहा है, अनकंडीशनल स्टिमुलस अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। फिर धीरे धीरे क्या किया पैवलॉव ने, पहले बेल बजाते थे, बेल बजती थी, फिर बेल के साथ उसके बाद थोड़ा सा बाद, मतलब 5 सेकंड के अंदर अंदर ही, बेल बजने के 5 सेकंड के अंदर ही उसके बाद ही खाना आता था। जैसे बेल बजी, जैसे आपकी स्कूल की बेल बजती है तो बेल बजी, खाना आता था फूड, तो उसको देख के डॉग के मुंह में सलाइवा आता था, ये होता था रिस्पॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे बेल क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है अभी, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। और फूड क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, मैंने पहले भी लिखा ही हुआ है फूड को अनकंडीशन स्टिमुलस, फूड अनकंडीशन स्टिमुलस है। और सलाइवा क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, इसको मैंने पहले लिखा हुआ है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। इसमें लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा पेशेंसली उसको देख लेना। तो बेल बजी, फूड आया, सलाइवा। तो बेल क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, न्यूट्रल स्टिमुलस है बेल। और फूड क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, सलाइवा अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। तो ऐसे जब बहुत बारी ऐसा हुआ कि बेल बजी फिर फूड आया, बेल बजी फिर फूड आया, तो थोड़े टाइम बाद
पैवलॉव ने क्या किया, देखा, नोट किया, उन्होंने किया कुछ नहीं, उन्होंने खाली नोट किया कि जैसे ही बेल बजी, फूड आने के पहले ही रिस्पॉन्स आ गया। क्या रिस्पॉन्स आ गया? सलाइवा। मतलब डॉग को ये चीज़ लर्न हो गई कि बेल बजी है मतलब खाना आने का टाइम हुआ। तो अब क्या हुआ, ये जो रिस्पॉन्स था ये अनकंडीशन नहीं था, ये कंडीशन रिस्पॉन्स था। क्यों कंडीशन था? क्योंकि डॉग ने लर्न कर लिया, ये उसका लर्न रिस्पॉन्स था, ये कंडीशन था। और बेल क्या हो गया, ये कंडीशन रिस्पॉन्स, और बेल क्या हो गई, ये हो गई कंडीशन स्टिमुलस। बेल हो गया कंडीशन स्टिमुलस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स को कंडीशन रिस्पॉन्स बना दिया। किसके थ्रू? एक एडिशनल स्टिमुलस के थ्रू। So each pairing of conditioned stimulus and unconditioned stimulus serve as conditioning trials and a number of such pairings were conducted in rapid succession. तो ऐसे बहुत बार किया था। As a result, CS acquired the ability to evoke salivation. तो बेल क्या थी? बेल से ही उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया था। तो अब जो सलाइवा आ रहा था वो था CR, कंडीशनड रिस्पॉन्स। ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब ये लर्न्ड रिस्पॉन्स था। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि कैसे हम एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को कंडीशन रिस्पॉन्स में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये यहाँ पे जितना मैंने समझाई है इक्वेशन समझ आ रही होगी। फिर इन्होंने बोला कि हम थोड़ा सा हायर ऑर्डर कंडीशनिंग भी कर सकते हैं। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग क्या होती है? अभी ये जो थी ये तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग थी, मतलब एक बेल थी, फिर फूड था, फिर सलाइवा था, ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो गई। एक और हायर ऑर्डर भी हो सकती है जब हम बेल के पहले और भी कुछ करें। जैसे पहले हम एक फिंगर स्नैप करें, फिंगर स्नैप की आवाज़ आई, फिर बेल बजी, फिर खाना आया। अगली बार फिर ऐसा किया, फिंगर स्नैपिंग की आवाज़ आई, फिर बेल बजी, फिर खाना आया। उससे क्या होगा, बहुत सारे ट्रायल्स के बाद सिर्फ फिंगर स्नैपिंग की आवाज़ से ही डॉग के मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अगर फिंगर स्नैप हुई है तो इसका मतलब फिर बेल बजेगी और इसका मतलब उसके बाद खाना आएगा। तो ऐसे हम हायर ऑर्डर कंडीशनिंग भी कर सकते हैं, जिसको ये थर्ड ऑर्डर कंडीशनिंग भी बोल रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टिमुलस, आप एक से ज़्यादा स्टिमुलस भी ऐड कर सकते हो। तो आप अपने ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को कंडीशन रिस्पॉन्स में चेंज कर सकते हो। तो ऐसे लर्निंग कर सकते हैं, ऐसे हमारी लर्निंग होती है। इसके प्रिंसिपल्स क्या है? पहली है एक्विजिशन, मतलब लर्न करना। तो एक्विजिशन के प्रिंसिपल्स ये है कि पहली चीज़ नंबर ऑफ पेयरिंग पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी बार वो दोनों स्टिमुलस को आपस में पेयर किया है। कुछ चीज़ें होती हैं जो एक दो बार में ही लर्न हो जाती है, कई बार काफ़ी ज़्यादा बार करना पड़ता है लर्न करवाने के लिए। तो कितनी बार आपने पेयर किया है जिससे वो रिस्पॉन्स उसका लर्न हुआ है। तो नंबर ऑफ पेयरिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स की ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर ये है कि दोनों स्टिमुलस के बीच में टाइम इंटरवल कितना है। जैसे फूड, बेल बजी और फूड आया, उन दोनों के बीच में कितना गैप है। ये कहते हैं कि मैक्सिमम 5 सेकेंड्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा। 5 सेकेंड से ज़्यादा गैप होगा तो वो उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, दोनों का आपस में रिलेशन नहीं बनेगा। बेल बजने के काफ़ी टाइम बाद अगर खाना आ रहा है तो बेल से कोई रिलेशन नहीं बनेगा खाने का। तो 5 सेकेंड से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। तीसरा एक इसमें प्रिंसिपल और है जो यहाँ नहीं दिया हुआ है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ अलग से, कि हमेशा जो CS है ना वो UCS से पहले आना चाहिए। जो CS है यानी कि बेल, UCS यानी कि फूड, CS हमेशा UCS से पहले आना चाहिए, तभी फ़ायदा होगा। अगर खाना पहले आ गया, बेल बाद में बज रही है, तो बेल से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको तो खाने से मतलब है। तो पहले बेल बजनी चाहिए, फिर खाना आना चाहिए, तभी होगा। तो CS शुड कम बिफोर UCS। तो ये इसका तीसरा प्रिंसिपल है। अब आते हैं इसके आगे, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन का मतलब है जब हम सेम तरह के स्टिमुलस के दो स्टिमुलस को एक जैसा समझ के सेम रिस्पॉन्स दे देते हैं। जैसे आपको बीज की आवाज़ से डर लगता है, बीज से डर लगता है,
उसकी आवाज़ आती है तो आप डरने लग जाते हो, देखने लग जाते हो तो कहाँ से आवाज़ आ रही है। सेम वैसे ही वॉक्स की भी आवाज़ होती है ना, वॉस्प होते हैं येलो कलर के, बी की तरह ही दिखता है। तो अगर आप उसी बी की आवाज़ से भी उतना ही डर रहे हो, वॉस्प की आवाज़ से भी उतना ही डर रहे हो, तो इसका मतलब आपने एक स्टिमुलस को जनरलाइज कर दिया है कि सिमिलर आवाज़ से या सिमिलर स्टिमुलस को देख के आपका सेम रिस्पॉन्स आ रहा है। Once the organism is conditioned to one stimulus, it is often found that it will respond to other stimuli similar in some dimensions to it. मतलब कुछ कुछ मिलते जुलता स्टिमुलाई होगा लेकिन रिस्पॉन्स हमारा सेम ही रहेगा। तो ये तो होता है जनरलाइजेशन, कि हमने सिमिलर रिस्पॉन्स कर दिया मिलते जुलते दो स्टिमुलस को देख के। दूसरी चीज़ है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब जब हम डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाते हैं कि नहीं ये स्टिमुलस अलग है और वो अलग है, हमें इस पर रिस्पॉन्ड करना है, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना है, ये दोनों स्टिमुलस अलग है। तो एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू स्टिमुलाई developed when one of the two similar stimuli is consistently followed by an unconditioned stimulus while the other is not. तो यहाँ पे क्या है कि जब हमें पता है कि बी की आवाज़ अलग होती है और वॉस्प की आवाज़ अलग होती है, तो हम एक पे रिएक्ट करते हैं, एक पे नहीं करते। तो वो होता है डिस्क्रिमिनेशन, कि आप ये पहचान गए अब कि आपको किस चीज़ पे रिस्पॉन्स करना है और किस पे नहीं करना है। तो इसको बोलते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन में आप क्या करते हो, सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो अलग अलग स्टिमुलस का भी, क्योंकि वो मिलते जुलते होते हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन में आपको पता चल जाता है कि दोनों में डिफरेंस है, तो आप एक पे रिस्पॉन्ड करते हो, दूसरे पे नहीं करते। एक एक्सपेरिमेंट है इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे कि एक बार एक डॉग को सर्कल और एलिप्स होता है, एलिप्स इस शेप का होता है ना, सर्कल से थोड़ा सा फर्क होता है इसका, सर्कल प्रॉपर सर्कल होता है। तो इसके बीच में और इसके बीच में डिस्क्रिमिनेट करना सिखाया था उसको। ये था कि वो सर्कल, द डॉग वाज ट्रेन्ड टू एसोसिएट एंड विद नॉट बीइंग टुगेदर, कि सर्कल को अगर वो पहचान लेगा तो उसे खाना मिलेगा, और अगर सर्कल आएगा तो खाना मिलेगा, एलिप्स आएगा तो खाना नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से डॉग को इन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना सिखाया था, क्योंकि ये दोनों सिमिलर, एक दूसरे से सिमिलर ही हैं देखने में। तो पहले तो डॉग को पता नहीं चलता था, वो दोनों को देख के उसको लगता था कि खाना मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसको इस चीज़ की कंडीशनिंग कराई थी कि सर्कल अलग है, एलिप्स अलग है। सर्कल देखेगा तो खाना मिलेगा, एलिप्स आएगा तो खाना नहीं मिलेगा। तो वो था डिस्क्रिमिनेशन। बट इसमें ये लिखा हुआ है कि धीरे धीरे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि इसकी शेप वो चेंज करते गए, और थोड़ा थोड़ा ऐसे करते करते बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि उसको कन्फ्यूजन हो गई कि एलिप्स कौन सा है और सर्कल कौन सा है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था, और उसकी जो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाया था, न्यूरोसिस वाली कंडीशन बोलते हैं उसको, कि एकदम ही अनस्टेबल सा हो गया था, वो समझ में नहीं पा रहा था कि कौन सा क्या है। तो ऐसे ही ह्यूमंस के साथ भी होता है, जब हम दो चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं तो हम एकदम से थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, और हमारी जो कंडीशन होती है वो न्यूरोटिक्स टाइप की हो जाती है, जब हम दो स्टिमुलाई के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि किस पे हमें रिस्पॉन्ड करना है और किस पे नहीं करना है। तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन भी ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। एक्सटिंक्शन मतलब कोई रिस्पॉन्स जो आपने उसको सिखाया है वो भूल जाता है थोड़ी देर बाद। अब ऊपर वाला ही, आप फूड वाला ही ले लो, अगर बेल के बाद खाना आना बंद हो जाए थोड़े टाइम बाद, तो स्टार्टिंग में बेल की आवाज़ सुन के उसके मुंह में सलाइवा आ रहा है क्योंकि उसे पता खाना आएगा, लेकिन अगर एक बार ऐसा हुआ खाना नहीं आया, दूसरी बार, तीसरी बार, काफ़ी बार ऐसा हुआ कि बेल तो बजी पर खाना नहीं आया, तो क्या तब भी वो बेल की आवाज़ सुन के उसके मुंह में सलाइवा आएगा? नहीं आएगा, उसका रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि अब तो खाना आ ही नहीं रहा, खाली बेल बज रही है। तो when a conditioned stimulus is repeatedly present but is never followed by unconditioned stimulus, कंडीशन स्टिमुलस तो आ रहा है लेकिन उसके बाद वो वाला स्टिमुलस नहीं आ रहा जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आता है, तो वो धीरे धीरे वो रिस्पॉन्स उसका ख़त्म हो जाएगा। ये तो हो गया एक्सटिंक्शन। और स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है
कि जब आप फिर थोड़े टाइम बाद सडनली ऐसा करो कि जब वो भूल जाए रिस्पॉन्ड करना, और एक दिन बीच में अचानक से बेल बजाने के बाद खाना ले आओ, तो क्या होगा, वो फिर से उसको याद आ जाएगा कि बेल बजती है तो खाना आता है, तो वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी, एकदम से उसको याद आ जाएगा कि ये वाला जो स्टिमुलस है इसके बाद मेरे को खाना मिलता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, एक्सटेंशन भी होती है और स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी होती है। इन चीज़ों को यूज़ करके बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये इसमें यहाँ पे बात की हुई है कि कैसे हम रीइंफोर्समेंट और ये जो बात हो रही है कंडीशनिंग की, इन सब को यूज़ करके कैसे हम लोगों के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसकी यूज़ इन्होंने ट्रीटमेंट में किया हुआ है, न्यूरोसिस की ट्रीटमेंट में किया हुआ है, फोबिया की ट्रीटमेंट में किया हुआ है। सो बाय रीइंफोर्सिंग द एक्सटिंक्शन ऑफ सिम्टम, द साइकोपैथोलॉजिकल इलनेस ऑफ पेशेंट कुड बी एलिमिनेटेड। तो जब हम उसको रिवॉर्ड देते हैं, जब वो उस तरह के सिम्टम नहीं दिखाता तो हम उसको रिवॉर्ड देते हैं, तो उससे धीरे धीरे उसकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। इसमें दो चीज़ों की बात करी हुई है, एक है फ्लडिंग। एक टेक्निक होती है फोबिया के ट्रीटमेंट में। इसमें क्या होता है, लोगों को ना उनके जिससे वो डरते हैं उससे कंटिन्यूसली एक्सपोज करते हैं, जिस चीज़ से उन्हें डर लगता है। जैसे किसी को स्नेक से डर लगता है तो उसको उस चीज़ से बार बार एक्सपोजर देंगे, कंटिन्यूस एक्सपोजर देंगे, उसको बार बार कोशिश करेंगे कि उसको स्नेक का एक्सपोजर दें। ऑब्वियसली दूर से ही होगा, धीरे धीरे फिर कोई और पर्सन पहले उसको लेके दिखाएगा कि देखो मैंने इसको हाथ लगाया, ये मुझे कुछ नहीं कह रहा है। फिर धीरे धीरे वो उसके पास लेके जाएगा स्नेक को कि आप भी टच करके देखो, ये आपको भी कुछ नहीं कहेगा। ऐसे फ्लडिंग टेक्निक से जब हम बार बार किसी को उस चीज़ से एक्सपोज करते हैं, उसको हैंडल करना सिखा देते हैं, तो वो उससे डरना भूल जाता है, उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। जैसे कुछ लोग आग से डरते हैं तो उनको एक्सपोज करना कि धीरे धीरे उसको कैंडल जलाना सिखाना, फिर बताना कि देखो आग से कुछ नहीं होता अगर आप उसको ढंग से हैंडल करो। तो इस टाइप से फ्लडिंग टेक्निक होती है, बार बार एक्सपोज करना। एक टेक्निक होती है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसके एक प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती है कि जब भी आपको एंजाइटी फील हो आप रिलैक्स करो, ठीक है। तो जब वो रिलैक्स करते हैं, जैसे जोर जोर से सांस लेके रिलैक्स करो, तो पहले रिलैक्सिंग करने की टेक्निक सिखाते हैं, फिर उसको वो चीज़ बताते हैं जिस चीज़ से उसको एंजाइटी होती है। जैसे सपोज किसी को हाइट से एंजाइटी होती है, हाइट से डर लगता है, तो उसको एक हाइट पे लेके जाते हैं, जैसे स्टूल पे चढ़ने के लिए बोला, उसको हाइट से डर लगता है तो वो स्टूल पे चढ़ते हुए डरेगा। फिर उसको बोलेंगे कि आप साथ में रिलैक्स करो, जो आपने आपको टेक्निक सिखाई है रिलैक्स करने की वो यूज़ करो। जैसे एक स्टेप चढ़ा, उसने रिलैक्सेशन करा, सांस लिया जोर से, अपने आप को रिलैक्स किया। दूसरा स्टेप चढ़ा, फिर से उसने रिलैक्सेशन किया। तो ऐसे रिलैक्सेशन और वो जो स्टिमुलस है जिससे वो डर रहा है, उन दोनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके धीरे धीरे उसका डर निकाला जाता है। तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो ये सारी टेक्निक्स कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में यूज़ होती हैं। ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगी, बट मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये तरीके हैं कैसे बिहेवियर मॉडिफाई करे जाते हैं किसी को भी कंडीशनिंग करवा के। फिर आगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन में जो इन्होंने टेक्निक डिस्कस करी है वो करी हुई है ये वाली, कहेंगे उसका नाम एवर्सिव थेरेपी है, इसका नाम यहाँ पे लिखा था कहीं पे, ये है इधर। द प्रोसेस इज कॉल्ड काउंटर कंडीशनिंग भी आप बोल सकते हो, या फिर एवर्जन थेरेपी। काउंटर कंडीशनिंग या एवर्जन थेरेपी, इसमें क्या होता है कि जैसे किन चीज़ों के लिए ये थेरेपी होती है, जैसे किसी का अल्कोहल छुड़वाना है, किसी की सिगरेट छुड़वानी है, तो क्या करो उसके जो सिगरेट है उसके ऊपर कोई ऐसा ड्रग लगा दो जिससे जब वो सिगरेट पिएगा तो उसको नॉजिया वाली फीलिंग आएगी, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आएगी। तो उससे क्या होगा, उसको वो चीज़ उसके माइंड में लर्न हो जाएगी, कंडीशनिंग हो जाएगी कि जब भी मैं ये पीता हूँ तो मुझे वॉमिटिंग होती है। तो इसको काउंटर कंडीशनिंग कहते हैं कि उसको उस चीज़ से नेगेटिव फीलिंग आएगी तो वो उस चीज़ को यूज़ करना छोड़ देगा। So if the taste of nicotine or alcohol, the conditioned response is paired with a new unpleasant effect such as nausea or vomiting. तो जब भी वो उसके बारे में सोचेगा उसको
उस चीज़ का याद आएगा जो उसको नॉजिया की या वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, तो उससे उसके माइंड में उस चीज़ को लेके एक नेगेटिविटी आ जाएगी। इस तरीके से काफ़ी सारे ड्रग्स या सिगरेट्स या इस तरह की चीज़ें छुड़वाई जा सकती हैं लोगों की। इसको बोलते हैं एवर्जन थेरेपी। ऐसा कब होता है, जैसे आप कोई चीज़ खाते हो कभी और उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आपके माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है ना कि मुझे ये नहीं खाना है क्योंकि क्योंकि मेरी इससे तबीयत खराब हो जाती है। तो वो एवर्जन थेरेपी होती है कि आप उस चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके माइंड में उसके लिए एक चीज़ आ जाती है कि मैंने ये पिछली बार खाया था और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो इस बार भी हो जाएगी। हो सकता है उसकी वजह से ना भी हुई हो। तो यही थेरेपी यूज़ करके, काउंटर कंडीशनिंग करके, इस तरीके से जो एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनको भी वो करा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है एडिक्शन। ये पैवलोव की लर्निंग थ्योरी थी। इसकी इवैल्यूएशन में क्या लिखा हुआ है कि लिमिटेशन ज़्यादा है इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि टोटल पर्सनालिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाई है ये थ्योरी। ये खाली एक लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, कंडीशनिंग के ऊपर, टोटल पर्सनालिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि इन्होंने एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो क्या ये ह्यूमंस के ऊपर भी उतनी ज़्यादा एप्लीकेबल है जितनी एनिमल्स के ऊपर है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं थ्योरी की। जो अगली थ्योरी है लर्निंग की, स्किनर की, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अभी इसको यहीं पे बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।